Hello everyone, this is your educator and mentor Swati Chawla. I welcome all of you on this YouTube channel. So finally सारा कुछ करते करते अब हम पहुंच गए हमारे अंतिम पड़ाव पर या फिर आप कह सकते हैं अंतिम चैप्टर पर. दैट इज यूनिट 4 मेंटेन हेल्थी सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट. इस वीडियो में हम उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस प्लस पीवाईक्यूज दोनों चीजें कवर करेंगे. राइट, चलिए. सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन से. यूनिट 4 दैट इज मेंटेन हेल्दी सेफ एंड वर्किंग एनवायरनमेंट. अब आप सोचोगे कि मैम इसकी पीवाईक्यूज क्यों करेंगे, ये तो यूनिट अभी ऐड ऑन हुई है. सी पिछले 2-3 सालों से ना जो आपकी यूनिट थी दैट इज वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी, उसमें नेटवर्किंग का पार्ट भी था प्लस 3 चैप्टर्स ये भी थे. सो नेटवर्किंग का पार्ट आपका कट हो गया बट वो 3 चैप्टर्स एज इट इज है. सो उन 3 चैप्टर्स के जो लास्ट 2-3 ईयर्स में क्वेश्चंस आए थे वो मैंने इसमें क्लब कर लिया. ठीक है, पीवाईक्यूज में. पहले हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. चैप्टर 13 दैट इज हेल्दी सेफ एंड सिक्योरिटी एट वर्कप्लेस एरिया. ये चैप्टर थोड़ा आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड है. इसमें आईटी कंप्यूटर का इतना कोई लेना देना ज्यादा नहीं है, बस हाँ थोड़ा सा है कि कंप्यूटर को यूज कैसे करना है, कोई भी डिजिटल डिवाइस कैसे यूज करनी है, इस तरीके से. बाकी सब एकदम ये इसमें आपके जनरल टॉपिक्स है. वर्कप्लेस सेफ्टी इज एसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन. वर्कप्लेस एरिया कौन सा होता है जहाँ पर एम्प्लॉयज काम करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की हम लोग स्कूल में काम करते हैं तो हमारा एक वर्कप्लेस एरिया हो गया. तो वहां पर ऑब्वियसली अगर मैं काम करने जा रहे हैं तो सेफ्टी चाहिए. तो टू अवॉइड एक्सीडेंट एंड इंजरी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी भी चाहिए, वर्क एनवायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैंडेटरी टू कीप द गुड हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर मुझे अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी रखनी है तो कौन सी चीज रिक्वायर्ड नहीं है. क्लीनलीनेस चाहिए, फूड कोर्ट ज्यादा मैंडेटरी नहीं है कि अगर ना भी हो तो चलेगा. क्लीन एंड फ्रेश एयर भी चाहिए, क्लीन वॉशरूम भी चाहिए, तभी अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी रहेगी. अगर फूड कोर्ट नहीं भी है तो क्या हर एम्प्लॉय अपना घर से खाना ला रहा है, वैसे जंक फूड से हमारा कहाँ हेल्थ अच्छा रहेगा एम्प्लॉयज का. राइट. नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश. आपका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हम अपॉइंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो आपकी पर्सनल सेफ्टी देखते हैं, आप लोगों की सेफ्टी, कंप्यूटर सिस्टम और इक्विपमेंट की सेफ्टी देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखते हैं. पर आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स होते हैं ना, आप लोगों का पर्स हो गया, पेन हो गया, इयररिंग्स हो गए, वो कोई नहीं देखते, उसका ध्यान नहीं रखते वो. ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर, जो आप लोगों का सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है विल इंक्रीज बिजनेस रेवेन्यू. रेवेन्यू मीन्स इनकम. Which kind of hazards can occur in IT industry? Hazard means source of problem, कहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है. तो बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, IT इंडस्ट्री की बात हो रही है तो दैट मीन्स एर्गोनॉमिक. Which of the following can cause hazard while using computers? तो अगर हम कंप्यूटर का यूज करें तो किस चीज से प्रॉब्लम हो सकती है. पुअर सिटिंग पोस्चर और एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन, इससे प्रॉब्लम हो सकती है. लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट से प्रॉब्लम हो सकती है बट वो कह रहे हैं व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स. ठीक है, मिस हैंडलिंग ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट. बट जो मेन वो कह रहे हैं व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो तो आपका पोस्चर सही नहीं है, ज्यादा लंबे देर तक सिटिंग बैठ रहता है आपका, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. Which of the following statement is likely to result in an injury to the operator? इंजरी किससे हो सकती है. Selecting the right tool for the job, right tool से तो कोई इंजरी नहीं होगी. सेफ्टी गोगल्स और ग्लासेस पहन रहे हो तो भी इंजरी के चांसेस नहीं है. यूजिंग अ टूल विद लूज हैंडल्स, अगर आप कोई ऐसा टूल यूज कर रहे हो जिसके हैंडल्स लूज हैं, स्क्रूज लूज हैं, तो ऑब्वियसली उससे आपको इंजरी हो सकती है. कीपिंग कटिंग टूल्स शार्प. ठीक है, चलिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज आर द पोटेंशियल कॉज ऑफ हैजार्ड एट वर्कप्लेस एरिया पे. पोटेंशियल कॉज ऑफ हैजार्ड किसकी वजह से हो सकता है. पुअर वेंटिलेशन हो सकता है, पुअर लाइटिंग की वजह से हो सकता है, पुअर हाउसकीपिंग की वजह से हो सकता है. सो आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. फिलिप्स क्या, हेल्थ ऑफ एन एम्प्लॉय इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. राइट. द वर्क प्लेसेस मस्ट बी क्लीन इन द, जहां पर भी आप लोग काम करते हैं वो जिसका जो वर्क प्लेस एरिया वो मॉर्निंग में ही साफ हो जाना चाहिए बिफोर द पीपल स्टार्ट वर्किंग. अदरवाइज क्या होगा कि एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं फिर वो क्लीनलीनेस हो रही है, वो थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है. अ प्रॉपर डैश प्रोवाइड क्लीन एंड कूल एयर. कूल एयर कहाँ से आएगी, एयर कंडीशन से आएगी. अ फ्रेश फूड कैफेटेरिया हेल्प्स टू मेंटेन द डैश ऑफ एन एम्प्लॉय. अगर आपका फूड कैफेटेरिया जहाँ पर बढ़िया बढ़िया सा खाना मिलता है, वो फ्रेश फूड मिलता है वहां पर, तो उससे आपकी एम्प्लॉयज की जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी.
द वर्क एनवायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सेफ एंड फ्री फ्रॉम हैजार्ड एंड रिस्क। देखो अब आप लोग कहोगे कि मैम आप जैसे आपको ऐसा लग रहा हो कि चैप्टर रीडिंग कर रहे हो, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट कर रहे हो, अगर वो आपको तब लगेगा जब आपने इसकी चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी होगी। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स पे आ गए हो तो सी आपको ऑब्वियसली थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना, बट आपको फिर ऐसे लगेगा कि मैम शायद सिर्फ रीडिंग कर रही है। बट अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझ लिया है, सब कुछ अच्छे से क्लियर है, तो डेफिनेटली आपको चीजें अच्छे से समझ में जरूर आएंगी। नेक्स्ट है द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल इंक्रीज द अगर आपका सिक्योरिटी प्रोसीजर अच्छा है, आपका बिजनेस रेवेन्यू इंक्रीज होगा, ऑपरेशनल चार्जेस आपके कम होंगे। इंजरीज एंड इलनेस ऑफ द एम्प्लॉयज इज प्रिवेंटेड थ्रू नेशनल पॉलिसी ऑन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। फिजिकल हैजार्ड किस वजह से होते हैं? फिजिकल वर्क एनवायरमेंट की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स मोस्टली कॉज्ड ड्यू टू कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद लाइव वायर्स, जिसमें करंट होता है, ठीक है, और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू अ कंडक्टर, वहां से आपको जो है वो इलेक्ट्रिकल हैजार्ड्स हो सकता है। हैजार्ड व्हाइल यूजिंग कंप्यूटर्स अकर ड्यू टू पुअर सिटिंग पोस्चर हो, या फिर आप काफी लंबे समय से एक ही पोजीशन में बैठे हुए तब होता है। ट्रू फॉल्स देखो, द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कप्लेस सेफ्टी। यस, दोनों ही एम्प्लॉयज भी और एम्प्लॉयर भी दोनों रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। एंड इंजरी एट वर्क शुड बी रिपोर्टेड टू द सुपरवाइजर इमीडिएटली। ट्रू, अगर कोई इंजरी होती है तो सुपरवाइजर जो लीड करता है, जो हेड होता है उस डिपार्टमेंट का, उसको रिपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल द इंजरी, जो इंजर्ड पर्सन शुड रिसीव मेडिकल अटेंशन। बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते छोटी बीमारी कब बड़ी बन जाए, तो पहले इलाज कर लीजिए। While working with the machines and equipment, employees must follow the safety guidelines, follow करनी चाहिए। Yes. Bright light sources behind the display screen can create contrast problem. Yes. देखो ये मेरी डिस्प्ले स्क्रीन है, इसके पीछे अगर कोई ऐसी लाइट सोर्स जो बहुत तेज है तो ऑब्वियसली वो मेरे आंखों के ऊपर आएगी, तो यहाँ पर कंट्रास्ट प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सपोजर टू ब्राइट लाइट्स एंड टॉक्सिक फ्यूम एंड वेपर कुड डैमेज द माउथ एंड ईयर, इससे डैमेज नहीं होते हैं इतने, ठीक है। The use of personal protective clothing and equipment can control the hazard at workplace. Yes. Do not throw rubbish daily. True. Proper handling of office equipment result in injuries. Proper, अगर आप अपने जो ऑफिस के इक्विपमेंट है उसको अच्छे से हैंडल करोगे तो can result in injuries? No. स्ट्रेस एट वर्क प्लेस कैन कॉज हैजार्ड इन टू ऑर्गेनाइजेशन। यस, आजकल आप देखोगे कि इवन जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी आपको जो ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज है उनको हैजार्ड की दिक्कत रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस। सी, हेल्थ का मतलब है कि आपके जो फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कोई एम्प्लॉयज मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैं उनको हेल्दी एनवायरमेंट प्रोवाइड करूँ। अब मैं अपने एम्प्लॉयज को हेल्दी एनवायरनमेंट कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ? आपका जो वर्क प्लेस एरिया वो क्लीन होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होनी चाहिए, आपका जो कूल एयर होनी चाहिए, एयर फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है, आरओ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती हो, पीने का पानी साफ हो, तभी वो हेल्दी रहेंगे ना एम्प्लॉयज। फूड कैफेटेरिया में तो वहाँ पर फ्रेश फूड होना चाहिए, एक्सपायरी चीजें नहीं होनी चाहिए, बासी चीजें नहीं होनी चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन शुड मेंटेन, अगर आप वॉशरूम क्लीन रखोगे तो भी आपके जो एम्प्लॉयज की हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज है ना वो भी सेफ होने चाहिए। सेफ किससे होंगे? फ्रॉम हैजार्ड एंड रिस्क से। ऐसा ना हो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रिसिटी का मीन्स कुछ करंट लगने का खतरा है, ठीक है। तो प्रॉपर सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है वो मुझे टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज को देते रहना चाहिए, और प्लस ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ उनको गाइडलाइंस दे दी है, उसको फॉलो भी उनको करना चाहिए, ठीक है। तो रेगुलर इंटरवल पे मैं देखती रहूंगी कि भाई हाँ एम्प्लॉयज उनको फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं फॉलो कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट आते हैं इसी के अंडर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मीन्स कि एवरी एम्प्लॉय वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फील दैट दे आर सिक्योर्ड इन द कंपनी कैंपस, कि वो अपने कैंपस में सेफ तो है ही है इन हैजार्ड और रिस्क से, प्लस वो सिक्योर भी है। सिक्योर मीन्स कि आपका जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ना, एक्चुअल में एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ठीक है। तो हर एक की सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि आपकी पर्सनल सेफ्टी के बारे में, आपकी कार सेफ होनी चाहिए, आपका कंप्यूटर सिस्टम सेफ रहे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सेफ्टी होनी चाहिए, जितने भी आप इक्विपमेंट यूज करें वो सबकी क्या होनी चाहिए? सिक्योर होनी चाहिए। स्टेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन वर्क प्लेस। सो इंपॉर्टेंट रीजन बताने आपने लोगों के हेल्थ सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका इट क्लियरली इंडिकेट्स द कंपनीज की जो कमिटमेंट है उनके एम्प्लॉयज को लेकर के, वो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है। इट क्लियरली शेयर्स दैट द कंपनी इज नॉट ओनली डूइंग द बिजनेस फॉर प्रॉफिट बट उसको अपने एम्प्लॉयज की परवाह भी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हो। लिस्ट आउट द वेरियस वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड। तो वर्क प्लेस सेफ्टी हैजार्ड कौन कौन से? वर्क प्लेस एरिया जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपको किस किस से हैजार्ड हो सकता है? केमिकल हैजार्ड हो सकता है, हेल्थ हैजार्ड हो सकता है, फायर से हैजार्ड हो सकता है, फिजिकल हैजार्ड, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, कोई भी पॉइंट्स लिख सकते हो। नेक्स्ट है लिस्ट आउट द पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ हैजार्ड। सोर्सेज ऑफ हैजार्ड मीन्स जो उस एक्चुअली प्रॉब्लम की जड़ है, ठीक है। अगर आप हैजार्ड यूजिंग कंप्यूटर्स के थ्रू हो सकता है, कोई ऑफिस इक्विपमेंट के थ्रू हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हैंडल करो, कोई भारी सामान उठा ले, काम पर स्ट्रेस है, इन सब की वजह से भी आपको जो है पोटेंशियल सोर्स ऑफ हैजार्ड हो सकता है। नेक्स्ट बताना है सम ऑफ द आईटी वर्क प्लेसेस आर। जो आईटी कंपनीज हो गई, एमएनसीज हो गई, वहां पर काम करने वाले जो वर्क प्लेस एरिया, वहां पर किस किस चीज से हैजार्ड हो सकता है? देखो वहां पर मेन काम है लैपटॉप का, सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठ रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, सिटिंग पोस्चर सेम है, लॉन्ग ड्यूरेशन तक की सीटिंग है, तो आई स्ट्रेन होगा, सबसे ज्यादा आई ड्राइज होंगी, वाटरी होंगी, हेडेक हो जाता है, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाता है, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी हो जाती है, स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ज्यादा स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, नींद भी नहीं आती है, ठीक है। सोशल आइसोलेशन, सबको छोड़ छाड़ के, सारी दुनिया छोड़कर बस हम इस लैपटॉप के आगे बैठ जाते हैं। एनवायरमेंटल हैजार्ड्स हो गया, पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, फ्रेश एयर नहीं मिलती, सारे दिन कंपनी में रहते हैं, लाइटनिंग भी इम्प्रॉपर होती है, ठीक है, जो आपकी नेचुरल लाइट है वो सब बंद करके वाली लाइट्स लगा दी जाती हैं। सो ये कुछ वर्क प्लेस हैजार्ड्स है आईटी से रिलेटेड। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल हैजार्ड्स? पोटेंशियल हैजार्ड में देखो, एक तो आप लिखोगे कि जो मेरा डिस्प्ले स्क्रीन के पीछे से एकदम से ब्राइट लाइट आ रही है, उससे कई बार हो सकता है कि जो मेरा ये स्क्रीन है, मैं इसको अच्छे से, मीन्स कंट्रास्ट प्रॉब्लम होती है, मैं अच्छे से वर्ड्स विजिबल नहीं है, लाइटनिंग पड़ रही है। हैजार्ड वाइल यूजिंग कंप्यूटर इंक्लूड पुअर सिटिंग पोस्चर हो गया, या फिर एक्सेसिव ड्यूरेशन ऑफ सिटिंग इन वन पोजीशन, एक ही पोजीशन में काफी देर तक बैठे हुए हो। इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट कैन रिजल्ट इन इंजरीज। अगर आपकी जो ऑफिस इक्विपमेंट है उसका आप अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं पता है, या फिर कई बार आप कोई बहुत हैवी ऑब्जेक्ट उठा रहे हो तो आपको बैक में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। पोटेंशियल हैजार्ड एट वर्क प्लेस एरिया में इंक्लूड पुअर वेंटिलेशन, हवा नहीं आ रही है अच्छे से, चेयर्स टेबल्स भी ऐसे ही, हाइट कुछ है, टेबल की हाइट कुछ है, चेयर बहुत छोटी है, बहुत बड़ी है, प्रॉपर वो सेटलमेंट नहीं बन पा रही है काम करने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से ऑप्शंस लिख सकते हो। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्क प्लेस हैजार्ड। अब बात आती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर आप लोग आईटी कंपनीज की मैं बात करूँ, आईटी एरियाज की, तो वहां पर आप लोगों का वर्क प्लेस हैजार्ड मीन्स वहां पर क्या क्या दिक्कत आ सकती है? एक तो मेरे को आ सकता है फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड मीन्स मेरे फिजिकल बॉडी को लेकर के, तो एक तो आई स्ट्रेन हो सकता है, आंखों में प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है धुंधला दिखने लग जाए, आई साइड मेरी नंबर इंक्रीज हो जाए, ये प्रॉब्लम आ सकती है। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, इसको एक बार गूगल पे प्रोनाउंसिएशन इसके चेक करना, वैसे मैंने करी थी, इसमें आया था मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर। पुअर पोस्चर, अगर आप अच्छे से नहीं बैठते हो, रिपीटेटिव मोशंस लाइक टाइपिंग, आप बार बार टाइपिंग करो तो ये रिस्ट में पेन होने लग जाता है, ठीक है। ऑकवर्ड वर्किंग पोजीशन, ऐसे उल्टे सीधे बैठ करके टाइप कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, नेक पेन हो जाता है, बैक पेन हो जाता है, ठीक है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एमएसडीज इसको हम बोलते हैं। एक आता है आरएसआई, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरी। इसमें क्या होता है कि आपके लाइक रिस्ट और हैंड में प्रॉब्लम होगी, जो चीज आप ज्यादातर मूवमेंट करते हो, ठीक है, जैसे सपोज कीबोर्ड टाइपिंग हम बहुत करते हैं, माउस का बहुत यूज करते हैं, तो रिपीटेटिव ये स्ट्रेन इंजरी, इसकी जिस चीज का हम बार बार यूज कर रहे हैं उसकी वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट है वर्क ऑर्गेनाइजेशन हैजार्ड। वर्क ऑर्गेनाइजेशन मीन्स जहां पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी हो गया, ठीक है, बिकॉज आईटी इंडस्ट्री में तो क्या होता है कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि हाँ ये मुझे प्रोजेक्ट का सबमिट कराना है क्लाइंट को, कैसे करना है वो अब एम्प्लॉयज जाने, ठीक है। सो वहाँ पर प्रेशर काफी ज्यादा होता है डेडलाइन को मीट करने का, प्लस आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको टेक्नोलॉजी से एकदम अप टू डेट रहना पड़ता है, इसके कारण उनको क्रॉनिक स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो जाती है। स्लीप डिस्ट्रप्शन हो जाता है क्योंकि कई बार नाइट ड्यूटीज होती है, डे ड्यूटीज होती है, स्लीप पैटर्न नहीं बन पाता है अच्छे से, ये भी उनकी हेल्थ को इफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल हैजार्ड। पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, सारा दिन अंदर बैठे रहते हैं, फ्रेश एयर नहीं मिलती है उनको, ठीक है, थकावट सी रहती है। इम्प्रॉपर लाइटनिंग, ऑफिस की लाइट्स हैं, बाहर जो नेचुरल लाइट है वो नहीं मिल रही है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स। तो वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स मीन्स कि जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हो ना, वहां के लिए सेफ्टी रूल्स कौन कौन से? फायर सेफ्टी हो गया, फॉल एंड स्लिप हो गया, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ये सारे लिखने हैं।
तो फायर सेफ्टी रूल्स में क्या लिख सकते हो कि फायर एस्केप प्लान होने चाहिए कि अगर कहीं आग लग जाए तो फटाफट से उस पर काबू पा लिया जाए। स्मोक अलार्म्स लगे होने चाहिए टाइम एट प्रॉपर इंटरवल्स की, अगर कहीं पर आग लग जाती है मैं अलार्म बजा दूं। कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन के, जिससे आग लगने का खतरा हो, वो चीज ही हटा दो। फॉल एंड स्लिप सेफ्टी टूल, फॉल एंड स्लिप मीन्स कि जैसे हम लोग फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो उसके लिए आपके जो है फॉल एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। वो कैसे होंगे? कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री, एरिया रखना साफ हो, कोई कूड़ा कचरा ना पड़ा हो, उसमें लाइटनिंग प्रॉपर हो, अंधेरा ना हो, नॉन स्लिपरी फुटवियर पहनो, ठीक है। प्लस आपके जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है वो भी आपका ऐसा स्लिपरी नहीं होना चाहिए, क्लीन और ड्राई होने चाहिए। अगर कहीं ऑयल गिर जाता है, मिट्टी आ जाती है, पानी गिर जाता है, तो वो भी इमीडिएटली उसको क्लीन कर देना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स, वो जो आपके होते हैं ना, जैसे शॉक करंट लग जाता है तो उसको अगर आपके जो एम्प्लॉइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को यूज करें, टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग दो किस तरीके से यूज करना है। ISI मार्क हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कोई तार खराब है, डैमेज है, उसको हम इमीडिएटली रिप्लेस करा सकते हैं। सर्किट जो है वो ध्यान रखना, ओवरलोड ना हो उन पर किसी चीज का। जो चीज हम काम नहीं कर रहे उसको स्विच ऑफ करके रखो, अनप्लग कर दो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यूज में नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं। फर्स्ट एड का आप लिख सकते हो इसमें। लिस्ट आउट डिफरेंट सेफ्टी गाइडलाइंस। सेफ्टी गाइडलाइंस में स्टोर ऑल क्लीनिंग केमिकल्स, जो भी आपके केमिकल्स है उसको टाइटली क्लोज कंटेनर में बंद करके रखो। ऐसा ना हो कि आप अपना केमिकल गिर जाए फिर प्रॉब्लम हो जाए। गार्बेज डेली का डेली थ्रो करो। मेक श्योर ऑल एरियाज हैव प्रॉपर लाइटनिंग प्रॉपर हो, अगर लाइटनिंग प्रॉपर होगी तो ऑब्वियसली सेफ्टी गाइडलाइंस लिखनी है। डू नॉट वेयर लूज क्लॉथिंग और ज्वेलरी वन वर्किंग विद मशीन्स, के साथ काम करो तो बी केयरफुल, आप अपना उसको हैंडल अच्छे से करना है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी जो गॉगल्स ग्लासेस आते हैं वो लगाने हैं। ग्लव्स पहन सकते हो, ठीक है। लूज क्लॉथिंग और मशीन का कई बार अड़ने का खतरा रहता है। और नेवर डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पीपल हु आर वर्किंग नियर अ फायर विद सम मशीन, अगर कोई बहुत सीरियस काम कर रहा है तो उसके साथ मजाक मस्ती ना करें, उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें। वियर रिक्वायर्ड वियर प्रोटेक्टिव आइटम्स, गोगल्स हो गए, ग्लव्स हो गए, मास्क हो गया, हेयर नेट्स हो गए, ये सब जहाँ पर रिक्वायर्ड है पहन लें उसको। शट डाउन ऑल मशीन्स बिफोर लिविंग फॉर द वर्क प्लेस, अपना सिस्टम बंद करके जाएं। इलेक्ट्रिकल स्विचेस से वहां पर आपको खेलने की जरूरत नहीं। डिस्क्राइब टाइप ऑफ इमरजेंसीज विद एग्जाम्पल। टाइप ऑफ इमरजेंसीज में आप लिख सकते हो केमिकल स्पिल्स हो गया, एक्सट्रीम हीट वेव्स हो गई, ड्रॉट हो गया, सब इमरजेंसी है। बाढ़ आ गई, पेंडेमिक हो गया, टेररिस्ट अटैक आ गया, फायर आग लग गई, बाढ़ आ गई, मैं काम कर रही हूँ बैठे बैठे भूकंप आ जाए, छत मेरे ऊपर ही गिर जाए, ठीक है। किसको क्या पता इमरजेंसी सिचुएशन का। चलिए चैप्टर 14 हम देखते हैं वर्क प्लेस क्वालिटी मेजर्स। फर्स्ट है इसमें टू प्रोवाइड हेल्दी और सेफ्टी वर्किंग एनवायरनमेंट में प्रोवाइड कर रही हूँ। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव क्लीनलीनेस होनी चाहिए, फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए, वॉशरूम क्लीन होने चाहिए, ऑल ऑफ दिस। एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली कॉज्ड बाय द प्रोडक्शन ऑफ डस्ट, से भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स भी, गैसेस भी, ऑल ऑफ दिस भी। रिपीटेटिव यूज ऑफ मसल, अगर आप मसल में फील पेन इन योर, अगर आप किसी चीज का बार बार यूज कर रहे हो ना, तो मस्कुलोस्केलेटल में था ना MSDs में, नेक पेन हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, रिस्ट और फिंगर पेन भी हो सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है फोर्थ वन, द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल फॉर, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सभी चीजों की सिक्योरिटी रख रहा है, इक्विपमेंट की भी, कंप्यूटर की भी, इलेक्ट्रिकल की भी, ट्रांसपोर्ट की भी। सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। For an organization, the proper security procedure will reduce liability and insurance. Do not wear dash when working with machines, ज्वेलरी वगैरह नहीं पहननी है। Sore lower back is caused due to no lumbar support, अगर आप बैक पे सपोर्ट नहीं है तो आपको लोअर बैक पेन होगा। What should you do with the problem of dry eyes, अगर ड्राई आइज होती हैं तो आप क्या करोगे? रेस्ट आइज पीरियोडिकली एंड डू सिंपल आई एक्सरसाइज करेंगे, उसको पानी से धोएंगे, ठीक है, आइज को प्रॉपर रेस्ट देंगे। इफ लाइट इज कमिंग डायरेक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ यू देन यू मे सफर फ्रॉम आई स्ट्रेन हो सकती है, सोर आइज हो सकती है, ठीक है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन कैन बी एनालाइज बाय यूजिंग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एनालिसिस। जो pH वैल्यू है वाटर की कैन बी मेजर थ्रू केमिकल एनालिसिस से मेजर कर सकते हैं। The dash indicators are used to monitor the health of ecosystem, microbial indicators. Ergonomic is the science concerned with designing and arranging things. Ergonomic means कि अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पोस्चर क्या होना चाहिए, मीन्स आपके अराउंड जो चीजें हैं उसको किस तरीके से अरेंज करना है, अच्छे से यूज करना है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपका इसमें आएगा, ठीक है।
आपने देखा होगा एर्गोनॉमिक माउस और कीबोर्ड्स भी आते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर एक ना ये ले रखा है एर्गोनॉमिक का माउस कवर। आई डोंट नो आपको विजिबल है या नहीं, आप अमेजन वगैरह पर सर्च कर सकते हो। इससे क्या होता है, जैसे हमारा भी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन का काम रहता है, तो हम लोग जब माउस को ऑपरेट करते हैं तो रिस्ट ऐसे रहते हैं, तो बाद में रिस्ट में प्रॉब्लम होने लग गई थी। फिर ये लिया भाई, होप कि ठीक रहे हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करते रहें। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज the repetition of seemingly dash task over a period of time can cause an injury innocuous. If a cord or wire will cross a pathway safety, it should be marked with the hazard tape. Next है loose cords and wires can cause electrical hazard हो सकता है. Glare and reflections on the screen should be prevented. The keyboard should have a matte surface होना चाहिए to avoid reflective glare, नहीं आना चाहिए. True false में देखो कि आपका जो वर्किंग एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मस्ट बी फ्री फ्रॉम हैजार्ड एंड रिस्क. ट्रू. प्रैक्टिस अ नो व्हीकल डे इन एवरी वीक टू अवॉइड एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन ना हो तो अपना वीक में नो व्हीकल डे यूज कर लो. अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स कैन इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी. यस. वियर रिंग्स, वॉचेज एंड नेकलेसेस व्हाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर. नो. अगर हम कंप्यूटर पे काम करें तो हम ज्वेलरी ना अवॉइड करते, बिकॉज हम जैसे यहाँ पर इवन बैंगल्स भी पहनते तो अड़ते हैं कीबोर्ड पर टाइप करते करते, ठीक है. वॉच भी अड़ेगी आपकी. नेवर टच और ट्राई रिपेयरिंग एनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और सर्किट्स विद वेट हैंड्स. ट्रू. गीले हाथों से आपको इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को नहीं छेड़ना है. अनप्लग ऑल पावर सोर्सेज एंड केबल्स फ्रॉम कंप्यूटर व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर. फर्स्ट, जब आप कंप्यूटर पे काम नहीं करें तब अनप्लग करोगे. ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी. यस. The work chair must be stable and allow the user to move easily. Yes, आपकी जिस चेयर पर आप बैठ करके काम कर रहे हो वो स्टेबल होनी चाहिए, प्लस आपका जो यूजर है वो अच्छे से उसमें मीन्स ऐसा ना हो कि एकदम से टाइटली होकर के बैठे, मूव करने की जगह ही ना मिल रही हो. आर्टिफिशियल लाइटनिंग फ्रॉम कंप्यूटर स्क्रीन्स कैन कॉज स्लीपिंग प्रॉब्लम्स. ट्रू. द कीबोर्ड एंड माउस शुड नॉट बी केप्ट एट द सेम लेवल. फॉल्स. कीबोर्ड और माउस आपके सेम लेवल पर होने चाहिए. What causes the water pollution? वाटर पोल्यूशन आपका इंडस्ट्रियल का वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर का वेस्ट हो गया, सब पानी में जाकर के मिल जाता है, सब आपका क्या हो जाता है, वहां से वाटर पोल्यूशन हो जाता है. ऑयल स्पिल्स हो गए, प्लास्टिक आप लोग फेंक देते हो, सारा उससे आपका पोल्यूशन हो जाता है. What is occupational overuse syndrome? See, आपका जो ये टर्म है that is occupational overuse syndrome. This is also known as repetition strain injury, RSI. ठीक है. इसका मतलब क्या होता है? It's a term for a range of conditions characterized with discomfort or persistent pain in muscles में पेन हो रहा है, टेंडननेस हो गई, सॉफ्ट टिश्यूज हो गए, with or without physical manifestation. जब आप बहुत देर तक काम करते रहते हो ना, तो कुछ चीज जैसे हम माउस यूज कर रहे हैं, जो में रिपीटेटिव मूवमेंट हो रही है, कीबोर्ड में हम बार बार से टाइप करते हैं, रिपीटेटिव मूवमेंट है. इसकी वजह से जो प्रॉब्लम होती है ना, दिस इज नॉन एज ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम, या फिर आप कह सकते हो रिपीटेशन स्ट्रेन इंजरी. What are musculoskeletal problems? This problem includes different areas of your body. आपको नेक पेन हो गया, बैक पेन हो गया, चेस्ट पेन हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि आपका जो सिटिंग पोस्चर था वो सही नहीं था, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप एक ही पोस्चर में बैठे रहे, इस वजह से. What cautions to be taken while working on the computer? So जब आप कंप्यूटर पे काम करते हो तो आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? बैटरी बैकअप सिस्टम रखो. रिमूव ऑर्नामेंट्स वाइल वर्किंग. अगर आप काम कर रहे हो वहां पर आपने कुछ ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, उसको हटा दो. अनप्लग केबल्स, अगर आपको लग रहा है काम हो गया तो उसको अनप्लग कर दीजिए. वाई देयर इज नो राइट वे टू यूज अ लैपटॉप. सी, लैपटॉप का क्या है कि जो स्क्रीन और कीबोर्ड है ना, आपस में एक दूसरे से अटैच रहते हैं, काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, इसलिए जो है ना उसका जो यूज करने का कोई प्रॉपर राइट तरीका कोई नहीं बता पाएगा किस तरीके से यूज करें. बिकॉज इफ यू पोजिशन द स्क्रीन एट द राइट हाइट ऑफ योर बैक एंड नेक, ठीक है, इट विल कॉज यू हैव टू लिफ्ट योर आर्म्स एंड शोल्डर्स टू हाई टू यूज इट एंड वाइस वर्सा. अगर मैं अपने लैपटॉप को अपनी आंखों के सामने रखूंगी, जैसे होता है ना जो आपका पीसी होता है कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन आंखों के लेवल के सामने रखो, बट अगर मैं लैपटॉप की स्क्रीन को आंखों के सामने रखूंगी तो मैं टाइप कैसे करूंगी, राइट. सो इसलिए इन्होंने बोला कि देयर इज नो राइट वे टू यूज अ लैपटॉप. इट विल प्रॉब्ली कॉज अ प्रॉब्लम. व्हाट कॉजेस आई स्ट्रेन एंड हाउ टू अवॉइड इट? आई स्ट्रेन कैसे हो सकता है कि अगर आप कंप्यूटर पे बहुत देर तक काम करो, आप इसकी ब्राइटनेस ज्यादा है स्क्रीन की, तब हो सकता है. इमेजेस फ्लिकर कर रही हैं, क्लियर लाइटनिंग बहुत ज्यादा है,
ठीक है, कंट्रास्ट प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्स्टेंट फोकसिंग ऑन स्क्रीन विदाउट ब्लिंकिंग, बिना ब्लिंकिंग के आप कॉन्स्टेंटली स्क्रीन पर ही देखे जा रहे हो, लाइटनिंग अच्छी नहीं है, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? स्क्रीन की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी ना हो, ठीक है। रिपोजिशन द स्क्रीन टू अवॉइड ग्लेयर फ्रॉम लाइट्स और विंडोज, अगर आपको लग रहा है कोई लाइट आ रही है स्क्रीन को सेट कर दो, पोजीशन कर दो। अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखो आईज और स्क्रीन में, ज्यादा पास ना हो एक दूसरे के। एंटी ग्लेयर ग्लासेस यूज कर सकते हो, जैसे हम जो स्पेक्स बनते हैं इसमें आप उनको बोलो एंटी ग्लेयर ग्लासेस लगा दो, तो वो लगा देते हैं कि आपकी जो स्क्रीन की जो ग्लेयर लाइट आ रही है वो आपकी आइज पर इफेक्ट ना करे। कि गिव योर आइज पीरियोडिक ब्रेक्स देते रहो स्क्रीन से, फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग करते रहो, उसको टाइम टू टाइम वॉश आप कर सकते हो विद कोल्ड वाटर। लुक अवे फ्रॉम द स्क्रीन इन टू डिस्टेंस फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू रिलैक्स योर आइज, ठीक है। कीप योर मॉनिटर बिटवीन 18 to 24 इंचेस अवे आप रख सकते हो। What type of display screen is suitable to work on computer, ठीक है। जो आपके एलईडी मॉनिटर्स होते हैं वो आपके जो है वो डिस्प्ले स्क्रीन से ही रहती हैं। जो एलईडी मॉनिटर्स होते हैं उसका साइज एलिजिबल हो विद एडिक्वेट स्पेसिंग ऑफ बिटवीन द कैरेक्टर्स और लाइंस के बीच में। द इमेज ऑन द स्क्रीन शुड बी स्टेबल और फ्लिकरिंग ना, फ्लिकरिंग में ऐसे जो इमेज होती है ना फ्लिकर ना करे, स्टेबल रहे। और प्लस जो आपकी स्क्रीन है मस्ट बी फ्री ऑफ रिफ्लेक्टिव ग्लेयर, से फ्री और रिफ्लेक्शन ना रहो, ये सब ध्यान रखना है। व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज सुटेबल टू वर्क ऑन कंप्यूटर, सो अगर आपको कंप्यूटर पर काम करना है तो कौन सा कीबोर्ड होना चाहिए सुटेबल? द कीबोर्ड शुड बी टिल्ट एंड सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन। तो बात करें अगर आपके जो पीसीज होते हैं ना उसका जो कीबोर्ड है वो सेपरेट होता है स्क्रीन से, टिल्ट होना चाहिए थोड़ा सा, आपको काम करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। द स्पेस इन फ्रंट ऑफ द कीबोर्ड मस्ट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हैंड्स और आर्म्स के बीच में सपोर्ट हो, ऐसा ना हो कि आप कीबोर्ड बिल्कुल यहाँ रख के ऐसे टाइप कर रहे हो। द कीबोर्ड शुड हैव अ मैट सरफेस हो ताकि वो रिफ्लेक्टिव ग्लेयर की प्रॉब्लम ना हो। द सिंबल्स ऑन द की मस्ट बी एडिक्वेटली कंट्रास्टेड होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आपको विजिबल ही ना हो। हम शौक में कई बार आप कीबोर्ड्स ले तो लेते हो वो लाइटनिंग वाले, बट ऑब्वियसली वो आपकी आईज को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, prevent accident and emergencies. What are the steps necessary for operating a fire extinguisher? फायर एक्सटिंग्विशर वो फायर बुझाने वाला आता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई द सेफ्टी पिन ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर विच इज जनरली प्रेजेंट इन इट्स हैंडल, यस। ब्रेक द सील और फिर पुल द सेफ्टी पिन फ्रॉम द हैंडल। यूज द फायर एक्सटिंग्विशर बाय squeezing the lever. All of these, so correct answer is option D, that is all of these. Which of the following is an example of ignition source of open flame? कहाँ से हो सकता है? गैस का ओवन हो गया, गैस ओवन हो गए, लाइटर्स हो गए स्मोकिंग एरियाज में, वेल्डिंग टॉर्चेस हो गई, ऑल ऑफ दिस। इन फायर क्लासिफिकेशन, अब फायर क्लासिफिकेशन में आपके क्लासेस बने हुए हैं। क्लास ए में कौन सी टाइप की आग होती है, क्लास बी में किस टाइप के मटेरियल से हो सकता है, क्लास सी, क्लास डी, तो ध्यान रखना, ठीक है। सो ये जो आपके सारे हैं ना लिक्विड, ग्रीस, गैस मटेरियल, ये आपके क्लास बी के अंडर आते हैं। और फायर क्लासिफिकेशन लाइक मटेरियल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम भी आपके क्लास डी के अंदर आते हैं। और अगर इनसे आग लग जाए मटेरियल लाइक वुड, क्लॉथ, पेपर, ये आपके क्लास ए मटेरियल के अंदर आते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर कोई है तो आपके आई थिंक क्लास सी मटेरियल में आते हैं। व्हेन डू वी यूज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर आग लग जाए तभी हम आग बुझाने वाला यूज करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फायर इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, कौन सा है? 101। Which of the following contains everything you need to know about evacuating your facility safely? तो evacuation diagram होना चाहिए और emergency action plan भी होना चाहिए। So correct answer is both A and B. The best course of action to take during a medical emergency, first aid provide कर दो plus activate the emergency plan activate कर दो for reporting injuries. Next is emergency is a serious or crisis situation that needs immediate action, attention and action. कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, फटाफट से इमीडिएट अटेंशन चाहिए प्लस मैं उस पर एक्शन ले सकूं। अ डैश साइन विल वांट पीपल टू वॉक केयरफुली ऑन फ्रेशली मॉप्ड फ्लोर, वेट फ्लोर साइन हम लोग लगा सकते हैं कि अभी फर्श गीला है, ध्यान से चलो। वॉच योर स्टेप साइन कैन प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन द स्टेयरकेस, की वॉच योर स्टेप्स, ध्यान से देख करके चलो। द डैश विल बी रिस्पॉन्सिबल टू हैंडल इवैक्यूएशन प्रोसेस, कोऑर्डिनेटर रिस्पॉन्सिबल होगा। Workplace fires are commonly caused by improper storage of flammable or combustible dust. There should always be an emergency response plan होगा for scheduled electrical maintenance or work. If the victim is breathing and has a heartbeat, give first aid देना है उन्हें सबसे पहले उसको, ठीक है। True false देखो,
द ऑर्गेनाइजेशंस की जो पॉलिसीज और गाइडलाइंस हैं आर द बेस्ट गाइड टू हैंडल इमरजेंसी। यस, कि हमें अपने एम्प्लॉइज को अपना पॉलिसीज बता देनी चाहिए, गाइडलाइंस बता देनी चाहिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको किस तरीके से रिएक्ट करना है। अगर कोई इंजर हो जाता है तो एक्ट एज पर योर इम्पल्स और गट फीलिंग, नो उस टाइम पर गट फीलिंग नहीं दिखानी है, ठीक है। कीप वाटर एंड फूड आइटम्स अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यस। ऑलवेज स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, यस। ऑलवेज वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज ग्लव्स और शूज, यस। Fire extinguisher is a protection device used to extinguish fire. Yes. Flammable materials can be placed around the door exit. No. You can determine possible evacuation routes from floor plan diagrams posted in your facility. Yes. अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, वर्क प्लेस इमरजेंसी क्या होता है। सिर्फ वर्क प्लेस इमरजेंसी में इसको एकदम से कुछ सडन ऐसा कुछ हो गया, इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, अनएक्सपेक्टेड सा कुछ हो गया, ठीक है, जिससे हमारी जान को खतरा है या फिर उस वर्क एनवायरनमेंट को खतरा है, वो कुछ भी हो सकता है। वर्क प्लेस इमरजेंसी पे कोई आग लग सकती है, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कुछ भी हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, कुछ भी हो सकता है। ये सारी आपकी क्या है, वर्क प्लेस इमरजेंसीज है। दे डिसरप्ट ऑपरेशंस एंड रिक्वायर इमीडिएट एक्शन। हाउ डू यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, योर एम्प्लॉयज एंड योर बिजनेस। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे सबको, कि हम एक इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाएंगे और उसको अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेंगे कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपको इसको फॉलो करना है। और ये इमरजेंसी एक्शन प्लान होता क्या है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट होता है दैट आउटलाइंस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस इमरजेंसीज इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, कि अगर आपके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको किस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है वहां पर, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम इमरजेंसी एक्शन प्लान बनाते क्यों है, सो दैट कि अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो सबके सब लोग सेफ रहें। बाय हैविंग अ प्लान इन प्लेस एंड नोइंग व्हाट टू डू, पीपल कैन अवॉइड कंफ्यूजन, इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज। तो आप फिर से अवेयर रहते हो कि अगर भगदड़ मच जाए तो मुझे कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट कौन सा है, इस तरीके से। वट शुड योर इमरजेंसी एक्शन प्लान इंक्लूड, जो आपका इमरजेंसी एक्शन प्लान है उसमें सब कुछ होना चाहिए। आइडेंटिफाई वर्क प्लेसेस आर, कहाँ से हो सकता है, किस किस वजह से हो सकता है। इवैक्यूएशन की, अगर आपको इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, फटाफट से जगह खाली करनी है तो किस तरीके से खाली करनी है। असेंबली पॉइंट कहाँ पर है, एग्जिट पॉइंट कहाँ पर है, ये सारी चीजें। कम्युनिकेशन मीन्स मुझे ये सारी की सारी जो गाइडलाइंस अपने एम्प्लॉयज को बतानी है, प्रोसीजर क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, कि ऐसा ना हो कि मैंने सिर्फ फायर एक्सटिंग्विशर रख रखा है, उसका यूज करना ही ना आता हो किसी को। तो अगर आग लग भी गई, फायर एक्सटिंग्विशर भी है बट किसी को यूज नहीं करने आ रहा, तो उसका बेनिफिट क्या है रखने का। ट्रेनिंग देने अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है। कंडक्ट रेगुलर ड्रिल्स, मेंटेन द प्लान, अपना ये जो आपका प्लान है उसको अपडेट करते रहें टाइम टू टाइम। हाउ डू यू डेवलप एन इवैक्यूएशन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। इवैक्यूएशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ एम्पटिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एन इमरजेंसी और डिजास्टर, कि जैसे कुछ इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई डिजास्टर आ गया तो उस प्लेस को एकदम से खाली करना, दिस इज नॉन एज द इवैक्यूएशन प्रोसेस। नेक्स्ट है मेरे पास, हाउ डू यू एस्टैब्लिश इवैक्यूएशन रूट्स एंड एग्जिट। कैसे बनाएंगे इवैक्यूएशन के रूट्स, मीन्स जाने का रास्ता और आने का रास्ता। लीव द प्रीमाइसेस इमीडिएटली एंड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट, कि आप जहां पर भी हो वहां से हट करके जो आपका एग्जिट एरिया है वहां पर पहुंच जाओ, इमरजेंसी एग्जिट एरिया पे, ठीक है। अपने कस्टमर्स को भी बताओ, बाकी एम्प्लॉयज को भी कि एग्जिट एरिया ये है। वैसे तो सबको गाइड हमने प्लान बता दिया तो सबको पता होगा। इफ पॉसिबल, अगर आपको लगता है कि आपके कंपनी में कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसकी भी हमें हेल्प करनी चाहिए वहां पर एग्जिट पॉइंट तक पहुंचाने में। यू मे कैरी योर हैंड हेल्ड बिलोंगिंग्स, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे फोन की जरूरत पड़ेगी या बैग की जरूरत पड़ेगी, उसमें कुछ इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आप वो अपना कैरी कर सकते हो। यू कैन डिटरमाइन पॉसिबल इवैक्यूएशन रूट्स क्या है फ्रॉम फ्लोर प्लान डायग्राम्स पोस्टेड इन योर फैसिलिटी। एम्प्लॉयज अवेयर होने चाहिए कि आपका जो इमरजेंसी एग्जिट है वो कहाँ पर है। फायर अगर आग लग जाती है मुझे कहाँ से बाहर जाना है, ये सारी चीजें आपके एम्प्लॉयज को पता होनी चाहिए। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड देयर एक्सटिंग्विशिंग मटेरियल। तो टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कौन कौन से, वाटर, CO2, राइट, ड्राई केमिकल पाउडर, कार्बन डाइऑक्साइड, मैकेनिकल फॉर्म, ABC ड्राई पाउडर, ये टाइप्स हो गए। ये क्लास हो गई कि अगर मीन्स इसमें क्या होता है कि आपको फायर एक्सटिंग्विशर कौन सी क्लास के लगाने। अगर आपको लगता है कि आपका जो आग है वो इस वजह से लग सकती है तो आपके लिए क्लास A वाली फायर एक्सटिंग्विशर सुटेबल है। अगर आपको लगता है ड्राई केमिकल पाउडर की वजह से आग लग सकती है या ये आपका टाइप ऑफ फायर है तो आपके लिए B-C-D कोई भी लगा सकते हो, A वाली लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से व्हाट आर द स्टेप्स फॉर ऑपरेटिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी।
तो यहाँ पर आपका क्या आइडेंटिफाई द सेफ्टी पिन होती है, उसको देखो कि वो कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद उसको सील को ब्रेक करो, सेफ्टी पिन निकाल दो, फिर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करो बाय स्क्वीजिंग द लेवर, स्वीप इट फ्रॉम साइड टू साइड, इस तरीके से उसको हम करते हैं, राइट। कंपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। क्लास ए बी सी डी, इसमें आप देख सकते हो कि कौन से वाले फायर टाइप ऑफ फायर के लिए हमारे पास कौन से वाले क्लास के फायर एक्सटिंग्विशर है। डिफरेंट क्लास ऑफ फायर बताना है। क्लास ए में आपके कौन से एंगल, लाइक वुड, क्लॉथ, पेपर, इनकी वजह से कोई आग लगती है, विच वॉन्ट इग्नाइट ऑन देयर ओन, अपने आप में वुड को पड़े पड़े आग नहीं लग सकती, बट विल कंटिन्यू टू बर्न वंस एक्सपोज टू अ हीट सोर्स, कि अगर वो आग के संपर्क में आ जाते हैं तो वहां पर आग लग सकती है। क्लास बी मटेरियल हो गया, लाइक लिक्विड, ग्रीस, गैस मटेरियल, ठीक है। क्लास सी मटेरियल में आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनकी वजह से हो गया। क्लास डी में आपके वो पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनकी वजह से आग लग गई, वो चीज है। लिस्ट आउट इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक्स। इलेक्ट्रिकल रेस्क्यू टेक्निक मीन्स कि अगर आपका कुछ इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, किसी को बचने के क्या क्या नियम है, टेक्निक्स है। फर्स्ट सबसे पहले अप्रोच द एक्सीडेंट, जहां पर हुआ वहां पहुंच जाओ। नेवर रश इनटू एन एक्सीडेंट सिचुएशन, वहां पर भीड़ भाड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी नंबर पर कॉल करो। उस सीन को ध्यान से देखो, आप विक्टिम को देखो, अगर आपको लगता है कि आप उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हो तो डेफिनेटली करनी चाहिए। और अगर उस विक्टिम के पास कुछ मेटल सरफेसेस है तो वहां पर भी करंट हो सकता है, हम उसको नहीं छूना चाहिए, वरना वो करंट हम में भी पास हो जाएगा। डू नॉट टच द विक्टिम और कंडक्टिव सर्विसेज वाइल दे आर एनर्जाइज। एनर्जाइज मीन्स जब उसमें करंट हो तब उनको नहीं छूना चाहिए। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इफ पॉसिबल, ठीक है। हैजार्ड एंड सॉल्यूशन क्या है, अलर्ट रहना चाहिए हीटेड सरफेस और फायर से। इन केस यू कैन नॉट स्विच ऑफ द पावर ऑफ, टेक एक्सट्रीम केयर। एंश्योर दैट योर हैंड्स एंड फीट आर ड्राई, गीले नहीं होने चाहिए। वेयर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ग्लासेस, ग्लव्स, मास्क, सब कुछ पहन लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड क्या है, अगर आपको लग रहा है कि विक्टिम सांस ले रहा है, ब्रीथिंग है एंड हार्ट बीट भी चल रही है तो फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दो। शॉक कैसे हटाना उसको ट्रीट करो। एंश्योर दैट द विक्टिम गेट्स मेडिकल केयर एज सून एज पॉसिबल। फिजिशियन अटेंडिंग द विक्टिम मस्ट हैव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू प्रॉपरली डायग्नोस एंड केयर फॉर द विक्टिम, ठीक है। तो उसको प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने किसी को भी बिठा दिया फर्स्ट एड के लिए और उस बंदे को खुद ही नहीं पता कि करना क्या है, राइट। सो यहाँ तक तो थे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अब फटाफट से थोड़े से कुछ पीवाईक्यूज कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है इसके, कुछ 20 स्लाइड्स ही हैं, राइट। स्टार्टिंग में कुछ तो है आपके सैंपल पेपर जो इसी साल रिलीज हुए, उसके क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अप्लाइंग एर्गोनॉमिक्स in an office setting? To increase the amount of work done in a shorter time, to design tasks that are more interesting for employees, to ensure easy and safe use of equipment, reducing the risk of injury. यही आंसर है, दैट इज ऑप्शन सी, कि इक्विपमेंट को आप इस तरीके से यूज करो, सेफली यूज करो कि आपको जब वो इंजरी या हैजार्ड की प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज वन वे टू मिटिगेट हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर यूज। प्रोलॉन्ग्ड कंप्यूटर मीन्स अगर आप बहुत ज्यादा देर तक कंप्यूटर को यूज करें तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इंक्रीजिंग स्क्रीन ब्राइटनेस, स्ट्रेचिंग एट रेगुलर इंटरवल्स और डूइंग सिंपल योगा, यूज अ स्मॉलर स्क्रीन, सिटिंग इन अ फिक्स्ड पोजीशन। तो आपको क्या करना है, विच इज द वन वे टू मिटिगेट हैजार्ड। अगर ऐसा हो जाता है तो आप रेगुलर टाइम पर इंटरवल पर योगा करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करो। व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आईज। अगर आपकी आईज ड्राई है तो आप क्या करोगे, उनको पीरियडिकली रेस्ट दोगे और अपना कुछ सिंपल आई एक्सरसाइज करोगे। Which of the following is recommended way to manage stress at work? Engage in an aggressive conflict with colleagues? No. Work longer hours without break? No. Seek conflict resolution strategies with colleagues? Or fourth क्या, avoid hobbies that promote relaxation. So correct answer is option C. Next is which of the following can lead to musculoskeletal problems while working on a computer? So computer पे काम करने के लिए anti-glare screen, सिटिंग इन रॉन्ग पोस्चर एंड यूजिंग एन अनकंफर्टेबल, यही ऑप्शन मैं बता रही हूँ आपको बार बार। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम किस वजह से हो सकती है। इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द ऑफिस, व्हाट शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी, फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे। डिफरेंशिएट बिटवीन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हमने पढ़ लिया, जो चीज रिपीट हो रही है वो हम एक बार कर चुके हैं, ठीक है। ऑक्यूपेशनल ओवरयूज सिंड्रोम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है रिपीटिशन स्ट्रेन इंजरी। What point should be included in फायर प्रिवेंशन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर कहाँ है ये पता होना चाहिए, उसको यूज कैसे करना है वो पता होना चाहिए सबको।
एग्जिट एरिया को आपको ब्लॉक नहीं करके रखना। कई बार होता है ना, आपने देखा होगा इमरजेंसी एग्जिट एरिया बस वो खुलता तो है नहीं, कभी कभी खुलता है इमरजेंसी सिचुएशन में, वहां पर इतने सारे बॉक्सेस कार्टन सब कुछ रख दिया, जब इमरजेंसी सिचुएशन आई तो देखा तो एग्जिट एरिया तो बंद है। ठीक है, तो ऐसा ब्लॉक नहीं करना है किसी एरिया को। और उसके बाद फ्लेमेबल मटेरियल नहीं रखना है जो चीज आग पकड़े। मस्ट बी इंस्पेक्टेड रेगुलरली। ऐसा ना फायर एक्सटिंग्विशर पड़ी तो बट वो काम ही नहीं कर रही है, ऐसे नाम के लिए पड़े तो मुझे उसको इंस्पेक्ट करना है रेगुलरली। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। Natasha works as a floor manager. She has been assigned a task for conducting regular dash to ensure safety of life in case of any disaster or evacuation. मुझे पता लगे evacuation drill उसको follow करना है, right? 2 basic fire safety rules बताओ that should to be followed. Fire escape plans होने चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर लगा लो फायर से बचने के लिए। कंडक्ट रेगुलर मॉक ड्रिल्स करते रहें टाइम टू टाइम। स्मोक अलार्म लगा दो कि जैसे ही आग लगे अलार्म बजा दें। नो स्मोकिंग जोन रखो एरिया को। कोई भी एनी 2 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल? गिव एनी 4 पॉइंट्स रिलेटेड टू इट। सी हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि आप अपना हेल्दी खा रहे हो, है ना, वो हेल्दी खाओ, हेल्दी जियो। ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल। अपनी ईटिंग हैबिट्स हेल्दी रखो, जंक फूड नहीं खाना, फिजिकल एक्टिविटीज करते रहो, योगा मेडिटेशन काफी हेल्प करता है। स्ट्रेस को मैनेज करो, हेल्दी माइंड रखो, नींद पूरी लो 8 आवर्स की। अ डैश इज एन अनप्लान्ड इवेंट। अनप्लान्ड इवेंट आपका कौन सा होता है? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट आपका क्या है? अनप्लान्ड इवेंट है दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन। चलते चलते बस रोड क्रॉस करियो, ट्रक आया और एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, पता है ये वाली चीजें पढ़ते पढ़ते ना ऐसा लगता है कि बस अभी अपना इमरजेंसी सिचुएशन आई, अभी ये छत गिरे नीचे। तुम लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि बताना जरा कमेंट सेक्शन में। अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। अगर जो हमारा पर्सन हैप्पी और हेल्दी एंड एम्प्लॉय वो अपना बेस्ट देगा, राइट। गिव एनी 2 फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी रूल्स। क्या क्या फॉलो कर सकते हो कि आपका जो मूविंग एरिया उसको क्लीन और क्लटर फ्री रखो, वहां पर प्रॉपर लाइटनिंग हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, शूज स्लिपरी ना हो, फुटवेयर स्लिपरी ना हो, फर्श आपका स्लिपरी ना हो। ठीक है। Which of the following is not a part of healthy lifestyle? Physical activity, sound sleep, healthy eating, watching television for long hours तो आपका healthy lifestyle का part नहीं है ना? Any unexpected situation that needs immediate attention and action is called emergency. Next is most of the time fire can be prevented using appropriate measures. Give any 2 measures. कई बार क्या होता है कि जैसे आग लग जाती है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो। हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फायर एस्केप प्लान्स लगा दो प्रॉपर। रेगुलर ड्रिल हम कंडक्ट कर सकते हैं। स्मोक अलार्म लगा सकते हो कि अगर आग लग गई है तो हम अलार्म बजा दें सो दैट सारी भाग है हमें बचाने के लिए। आप वर्क प्लेस एरिया नो स्मोकिंग जोन रख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। A healthy lifestyle helps to keep and improve people's health and well-being. It does not include less sleep. Dash is the immediate assistance provided. Immediate assistance हम प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। Dash is the process of emptying a place in case of emergency evacuation. बस चलिए, सो फाइनली यहाँ तक हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड पीवाईक्यूज एकदम कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है विद लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। सो फाइनली यू आर रिलैक्स एंड आई एम ऑल्सो रिलैक्स कि यस हमने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप ये सीरीज ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हिट दैट लाइक बटन, डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट इस सब्सक्राइब के बदले, कमेंट और शेयर के बदले जरूर दीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और आफ्टर एग्जाम चैनल को अनसब्सक्राइब मत करना प्लीज, ठीक है। चलिए, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम फ्रॉम माय साइड। बाय बाय।